आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं, टीवी, न्यूज़ पोर्टल्स, पेपर्स, हर जगह खबरों को मिस करते हैं, असली मुद्दों को जानना चाहते हैं कम समय में, कम शब्दों में, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। इस स्पेशल बुलेटिन में आपके लिए क्या क्या है खास, आइए सबसे पहले देखिए हेडलाइंस। KSG न्यूज़ कैन में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं। सबसे पहले 30 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त वैक्सीन लगाएगी सरकार, जाने 4 वर्गों में कौन है शामिल। भारतीय राजनयिक ने जीता संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति का चुनाव। कोविड-19 वैक्सीन पर देखिए ग्लोबल सर्वे। केरल बना पढ़ना लिखना अभियान का हिस्सा, जाने क्यों खास है यह अभियान। कोरोना के बाद अब ब्रूसिलोसिस की चपेट में चीन, 2 महीने के अंदर 2 गुने केस। KSG न्यूज फ्लैश में देखिए टॉप 10 न्यूज इवेंट्स। KSG न्यूज फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर में आज देखिए नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, जानिए इसके हिस्ट्री, फैक्ट्स, सिग्निफिकेंस और ट्रीटमेंट। सर सीवी रमन की लाइफ स्टोरी। विज्ञान का नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय के नाम पर बने इंस्ट्रूमेंट ने चांद पर खोजा था पानी। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली इकलौती महिला वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का 7 नवंबर से नाता। भारत के इतिहास में क्यों खास है 7 नवंबर। वर्ल्ड हिस्ट्री में देखिए 7 नवंबर की ऐतिहासिक घटनाएं। KSG स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार से देखिए ये टॉपिक। रूस और पाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास, अफगानिस्तान पर रूस का प्लान। अंतरिक्ष में चूहों पर हुए प्रयोग ने खोजा एंटी एजिंग प्रोटीन, स्पेस ट्रेवलर्स और बुढ़ापे की बीमारियों के लिए खास। KSG जॉब नोटिस बोर्ड में आज UPSC मेंस, UKSSSC, रेलवे PSU और SSC CHSL की नोटिफिकेशंस। क्रिस्प, कंसाइज और एग्जाम ओरिएंटेड वे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारा वो सेगमेंट जहां आपको आज मिलने वाली है इंटरनेशनल अफेयर्स, हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स और इकोनॉमिक्स से जुड़ी अहम खबरें। आइए देखते हैं KSG न्यूज कैन। क्या आधार अनिवार्य होगा, पैसे भी देने होंगे? सबसे पहले किन 30 करोड़ लोगों को मिलेगा कोरोना वैक्सीन, जाने हर सवाल का जवाब। भारत में अगले साल के शुरुआत में कोरोना की वैक्सीन आने की मजबूत संभावना है। केंद्र सरकार इस टीके के वितरण और किन किन लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा, इसकी प्राथमिकताओं पर फोकस करने में जुट गई है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था कि राज्यों को वैक्सीन के लिए ग्रुप ऑफ प्रायोरिटी की पहचान करने के लिए कहा गया है। वैक्सीन आने के बाद फर्स्ट फेज में कुल 30 करोड़ प्रायोरिटी बेनिफिशियरीज को वैक्सीन की खुराक मिलेगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब तक मोटे तौर पर 4 कैटेगरीज की पहचान की गई है। वैक्सीन आने पर सबसे पहले देश के 1 करोड़ से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स को यह टीका दिया जाएगा। इसमें डॉक्टर, नर्स और आशा कार्यकर्ता के अलावा MBBS के छात्र भी शामिल होंगे। 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, नगर निगम के कर्मी, पुलिसकर्मी और सशस्त्र बलों से संबंधित कर्मी शामिल हैं। 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्राथमिकता। 26 करोड़ लोग जिन्हें कोरोना से संक्रमित होने का खतरा अधिक है, उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। स्पेशल कैटेगरी के 1 करोड़ लोग, इस समूह में 50 से नीचे के लोग शामिल होंगे। हालांकि इसमें वैसे लोग प्राथमिकता में होंगे जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो। ऐसे लोगों को मुफ्त में टीका दिया जाएगा। वैक्सीन के लाभार्थी को आधार कार्ड के जरिए टैग किया जाएगा। हम अगर वैक्सीन के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा, वह किसी सरकारी पहचान पत्र के जरिए वैक्सीन पा सकता है, बशर्ते उस पर उसका फोटो लगा हो। भारतीय राजनयिक संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के लिए चुनी गई विदिशा मैत्रा को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में चुना गया है। भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा वर्तमान में न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव के रूप में तैनात हैं। मैत्रा ने 64 मतों के मुकाबले 126 के साथ जीत हासिल की है। एशिया प्रशांत समूह की समिति में मैत्रा भारत के एकमात्र उम्मीदवार थे। अन्य उम्मीदवार इराक से थे। भारत 1946 में अपनी स्थापना के बाद से समिति का सदस्य रहा है। यह समिति संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सबसे प्रतिष्ठित है क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय और बजटीय पर्स को नियंत्रित करती है। इस प्रतिष्ठित समिति में भारत की जीत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अगले 2 वर्षों तक सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य के रूप में भी रहेगा। प्रशासनिक और बजट संबंधी प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति एक व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर महासभा द्वारा 3 साल की अवधि के लिए चुने गए 16 सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति है। ये सदस्य व्यक्तिगत क्षमता में सेवा करते हैं, न कि सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में। ACABQ कई प्रमुख कार्य करता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा महासभा को प्रस्तुत किए गए बजट की परीक्षा और प्रशासनिक और बजटीय मामलों पर महासभा को सलाह देना है।
एक ग्लोबल सर्वे के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन के बारे में सबसे अधिक आशावादी भारतीय हैं। फ्रांस, स्पेन और जापान जैसे एडवांस्ड देशों में लोग वैक्सीन के इच्छुक नहीं हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम IPSOS सर्वे के अनुसार 15 देशों के 18,526 वयस्कों में अधिकांश वयस्कों को उम्मीद थी कि 2021 की तुलना में जल्द ही कोई भी टीका उपलब्ध होगा और उसकी उपलब्धता के 3 महीने के भीतर केवल आधा टीका लगाया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीनेशन का इरादा 15 देशों का औसत है। भारत में 87%, चीन में 85%, दक्षिण कोरिया 83%, ब्राजील 81%, ऑस्ट्रेलिया 79%, यूनाइटेड किंगडम 79% से अधिक है, जबकि मैक्सिको में 78% और कनाडा में 76% है। केरल बना पढ़ना लिखना अभियान का हिस्सा। साक्षरता कार्यक्रम के लिए 10 साल बाद केंद्र सरकार से मिलेगा धन। यह पहला 100% साक्षरता हासिल करने के बाद एक महत्वपूर्ण कदम है। 2009 के बाद से केंद्र सरकार ने अनौपचारिक शिक्षा के लिए केरल को कोई फंड नहीं दिया था। कुल 4.74 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना में केंद्र 2.84 करोड़ रुपए प्रदान करेगा, जबकि राज्य सरकार 1.90 करोड़ रुपए देगी। कम साक्षरता दर वाले जिलों पर जोर देने वाले कार्यक्रम के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों और तटीय निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी। क्या है पढ़ना लिखना अभियान, आइए जानते हैं। देश में साल 2030 तक पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक बड़ी मुहिम के तहत भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 15 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के 57 लाख निरक्षर वयस्कों को कामकाजी साक्षरता प्रदान करना है। ब्रूसिलोसिस आउटब्रेक। अब जूनोटिकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन ब्रूसिलोसिस की चपेट में चीन। 2 महीने के अंदर दोगुने हुए केस। चीन के गांसू प्रांत की राजधानी लांचो के स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की है कि 6,000 से अधिक लोग ब्रूसिलोसिस की चपेट में आ चुके हैं। सरकार ने कुल 55,725 लोगों का टेस्ट करवाया है, जिसमें 6,620 लोग ब्रूसिलोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से संक्रमित मिले हैं। ये लोग अभी तक स्वस्थ नहीं हुए हैं। स्थानीय सरकार ने स्वीकार किया है कि बीते 14 सितंबर तक ब्रूसिलोसिस इन्फेक्शन के 3,245 मामले थे। ब्रूसिलोसिस वायरस को माल्टा फीवर के नाम से भी जाना जाता है। WHO के अनुसार यह संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आने, डेयरी प्रोडक्ट या हवा के जरिए फैलता है। इस वायरस के लक्षण फ्लू जैसे ही होते हैं। देश और दुनिया के वो इंपॉर्टेंट टॉप 10 न्यूज इवेंट्स जिन्हें भले ही आपको विस्तार से जानने की जरूरत ना हो, लेकिन उनसे अपडेट रहना भी जरूरी है। आइए देखते हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट KSG न्यूज फ्लैशेस, इंपॉर्टेंट टॉप 10 न्यूज इवेंट्स ऑफ द डे। कोरोना के बीच हुआ इसरो का पहला सैटेलाइट लॉन्च। अंतरिक्ष में फिट हो जाएगी भारत की आसमानी आंख। मौसम के साथ सीमा पर भी रहेगी नजर। EOSO-1 रेडार इमेजिंग सैटेलाइट एडवांस रीसेट है, जिसका सिंथेटिक अपर्चर रेडार बादलों के पार भी देख सकता है। PSLV C-49 रॉकेट से EOSO-1 सैटेलाइट और 9 दूसरे कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किए गए। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मालाबार नौसेना अभ्यास के दूसरे चरण में पहुंचे। MiG-29 के साथ भारतीय नौसेना के युद्धपोत विक्रमादित्य, F-18 फाइटर जेट के साथ अमेरिकी सुपर कॉर्पर निमित्ज, ऑस्ट्रेलियाई और जापानी नौसेना के 2 विध्वंसक युद्धपोत अरब सागर में 17 से 20 नवंबर तक अभ्यास करेंगे। भारतीय मौसम विभाग अगले मॉनसून से मलेरिया के प्रकोप के लिए पूर्वानुमान जारी करना शुरू कर देगा। बीमारी का वर्षा और तापमान के साथ होता है संबंध। अरुणाचल प्रदेश में देश की पहली सौर आधारित जलपूर्ति परियोजना की शुरुआत। 28.5 करोड़ रुपए की परियोजना से 39 गांवों को जलपूर्ति। नोएडा अथॉरिटी ने 4 ट्रांसजेंडर्स को बनाया स्वच्छता एम्बेसडर। मॉनिटरिंग और अवेयरनेस के लिए साइकिल पर घूमेंगे स्वच्छता दूत। यशवर्धन कुमार सिन्हा बने देश के नए CIC। कार्यकाल 3 साल का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ। ऑस्ट्रेलिया के जेम्स कुक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर ऊंचे कोरल रीफ की खोज की। एयर पोल्यूशन का हाल बताने वाले सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर के अनुसार PM 2.5 और PM 10 का स्तर दिल्ली NCR के ज्यादातर इलाकों में 500 से ज्यादा हो गया है। नोएडा में PM 2.5 और PM 10 का स्तर 550 के भी ऊपर है। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार चुनाव की बात करते हैं। 7 नवंबर को 78 सीटों पर हुए तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग। मतगणना 10 नवंबर को। दिल्ली में टूटा रिकॉर्ड। पहली बार 24 घंटे में आए 7,000 से अधिक नए कोरोना केस। हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स और स्पेशली हिस्ट्री की बात होगी हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है KSG न्यूज फैक्ट्स। खबरों में छिपे वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद भी रख लेने चाहिए। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2020 पर जानिए इसकी हिस्ट्री, फैक्ट्स, सिग्निफिकेंस और ट्रीटमेंट। कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कैंसर दूसरी सबसे घातक बीमारी है जो लोगों में मृत्यु का कारण बनती है।
2018 में भारत के 15 लाख लोगों की कैंसर से मौत हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहली बार सितंबर 2014 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करते हैं। हर 8 मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर से मर जाती है। तंबाकू चबाने का सीधा संबंध कैंसर से है, जिससे वर्ष 2018 में सबसे ज्यादा मौत हुई। पुरुष ओरल कैविटी और लंग्स कैंसर से मर रहे हैं, जबकि महिलाएं स्तन कैंसर और ओरल कैविटी कैंसर से मर सकती हैं। सिम्टम्स की बात करते हैं। हालांकि कैंसर का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग से गुजरना उचित है, लेकिन कुछ अलार्मिंग सिस्टम्स हैं, वो हम आपको बताते हैं। कॉन्टिन्यूस डायरिया, कंसिस्टेंट कफ एंड ब्लड इन सलाइवा, अनएक्सप्लेन्ड अनेमिया, ब्रेस्ट लंप्स, चेंज इन यूरिनेशन, ब्लड इन स्टूल। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 42 एंटी कैंसर दवाओं के लिए पायलट ऑन ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन शुरू किया। उपचार को आम आदमी के लिए सस्ती बनाने की यह पहल थी। थेरेपीज हैं इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट सर्जरी और प्रिसाइज मेडिसिन। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कैंसर से बचने के कुछ उपाय हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। तंबाकू से दूर रहना, रेगुलर चेकअप करवाना, अच्छी हेल्दी डाइट लेना। इतिहास में आज 7 नवंबर की तारीख खास है। विज्ञान का नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय के नाम पर बने इंस्ट्रूमेंट ने चांद पर खोजा था पानी। विज्ञान का नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय महान वैज्ञानिक सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। सीवी रमन ने साबित किया कि जब किसी पारदर्शी वस्तु के बीच से प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसकी वेवलेंथ में बदलाव आता है, जिसे रमन इफेक्ट कहा जाता है। अपने इसी आविष्कार के लिए उन्हें 1930 में विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सर सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था। रमन ने 1907 में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की नौकरी की, लेकिन हमेशा से विज्ञान ही उनका पहला प्यार रहा। वे किसी न किसी तरह लेबोरेटरी में पहुंचकर अपनी रिसर्च करते रहते थे। 1917 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर हो गए। यहीं पर 28 फरवरी 1988 को उन्होंने के.एस. कृष्णन समेत अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर रमन इफेक्ट की खोज की थी। यही कारण है कि इस दिन को भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीवी रमन का 82 साल की आयु में 1970 में निधन हो गया। रमन इफेक्ट का इस्तेमाल आज भी कई जगहों पर हो रहा है। जब चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी होने की घोषणा की तो इसके पीछे भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही कमाल था। फोरेंसिक साइंस में भी रमन इफेक्ट काफी उपयोगी साबित हो रहा है। अब यह पता लगाना आसान हो गया है कि कौन सी घटना कब और कैसे हुई थी। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली इकलौती महिला वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की बात करते हैं। 7 नवंबर से इनका भी नाता है। मैरी क्यूरी यानी मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1868 को ही पोलैंड के वार्सा में हुआ था। माता पिता दोनों शिक्षक थे, इसी वजह से पढ़ाई लिखाई का माहौल मिला। पेरिस में आगे की पढ़ाई के लिए गई तो वहां पियरे क्यूरी से मुलाकात हुई। पियरे क्यूरी की लैब में काम करते हुए दोनों की दोस्ती रिश्ते में बदल गई और 1895 को दोनों ने शादी कर ली। मैरी क्यूरी ऐसी इकलौती महिला हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। 1903 में फिजिक्स और 1911 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। उन्होंने पति के साथ मिलकर रेडियो एक्टिविटी की खोज की। इसके लिए उन्हें 1903 में संयुक्त नोबेल पुरस्कार मिला। बदकिस्मती से 1 साल बाद ही पियरे क्यूरी की एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैरी क्यूरी ने पेरिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया और 1911 में केमिस्ट्री में रेडियम के शुद्धिकरण और पोलिनियम की खोज के लिए अपना दूसरा नोबेल प्राइज जीता। रेडिएशन के संपर्क में आने की वजह से अपलास्टिक एनीमिया की शिकार होकर 4 जुलाई 1934 को उनकी मौत हो गई। खास बात यह है कि मैरी क्यूरी की बेटी आयरिन ने भी 1935 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जीता। 7 नवंबर, अ डे इन इंडियन हिस्ट्री। 1858 7 नवंबर को अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र पाल का जन्म हुआ। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ इनकी तिकड़ी को लाल बाल पाल के नाम से पुकारा गया। 1862 7 नवंबर को अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का निधन हुआ। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के साथ देने पर रंगून, जो कि अब म्यांमार में है, निर्वासित कर दिया था, जहां ब्रिटिश हुकूमत की हिरासत में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। 2018 7 नवंबर को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया था। अब बात वर्ल्ड हिस्ट्री की। 7 नवंबर 1831 को ब्राजील में गुलामों का व्यापार प्रतिबंधित हुआ था। 7 नवंबर 1893 को ही कोलोराडो में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। 1996 को नासा ने मंगल ग्रह का लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए रोबोटिक अंतरिक्ष यान मार्स ग्लोबल सर्वेयर को अंतरिक्ष में भेजा था।
1998 को दुनिया के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के सीनेटर जॉन ग्लेन अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर धरती पर वापस लौटे। अधिक उम्र में अंतरिक्ष यात्रा पर शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए 77 वर्ष की आयु में नासा द्वारा अंतरिक्ष में उन्हें भेजा गया था। 7 नवंबर 1982 को तुर्की में संविधान लागू किया गया। अब बात उस खबर की जो आपको डिटेल में जानना जरूरी है। फ्लैशबैक, इसके पर्सपेक्टिव, इंडिया से इसका नाता, वर्ल्ड इकोनॉमी और इंटरनेशनल अफेयर्स से इसकी प्रॉक्सिमिटी और रिलेवेंस की भी हम बात करेंगे। रूस और पाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। रूस का ट्रूप पाकिस्तान पहुंच चुका है। अब इसका भारत पर क्या असर है? भारत का पिछले इस तरह के एक्सरसाइज पर क्या रुख रहा है? रूस का अफगानिस्तान पर क्या प्लान है? अमेरिका ने जो पाकिस्तान को फंड देना रोका, अब पाकिस्तान रूस की तरफ देख रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान और उस पूरे रीजन में रूस, चीन और पाकिस्तान का क्या संबंध है? आइए देखते हैं KSG स्पेशल रिपोर्ट। रूस और पाकिस्तान की करीबी लगातार बढ़ती जा रही है। रूस की सेना का एक दस्ता गुरुवार को संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है। पाकिस्तान और रूस की सेना ने इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को द्रजुबा का नाम दिया है। पाकिस्तान और रूस के बीच यह 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह संयुक्त अभ्यास 2 सप्ताह तक चलेगा। पाकिस्तान रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास द्रजुबा हर साल आयोजित किया जाता है। साल 2016 से ही पाकिस्तान और रूस की सेनाएं संयुक्त अभ्यास करती रही हैं। इसमें आतंकवाद विरोधी और विशेष सैन्य ऑपरेशंस भी शामिल हैं। रूस की पाकिस्तान के साथ सैन्य साझेदारी को लेकर भारत विरोध दर्ज करता रहा है। भारत ने रूस के सामने कई बार आपत्ति जाहिर की है कि आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग करना गलत है और इससे समस्याएं और बढ़ेंगी। इसी साल सितंबर महीने में पाकिस्तान की सेना ने रूस के शहर अस्तराखान में कावकाज 2020 सैन्य अभ्यास में भी हिस्सा लिया था। पिछले साल रूसी सैन्य अभ्यास सेंटर 2019 में भी पाकिस्तान ने हिस्सा लिया था। इस सैन्य अभ्यास में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी शामिल हुए थे। रूस अफगानिस्तान में नई परिस्थितियों के मद्देनजर पाकिस्तान को एक अहम भूमिका में देख रहा है। साल 2016 में चीन, पाकिस्तान और रूस ने अफगानिस्तान को लेकर एक बैठक भी की थी, लेकिन इसमें अफगान प्रतिनिधियों को शामिल ही नहीं किया गया। आलोचना होने पर इसमें अफगानिस्तान, ईरान और भारत को शामिल किया गया। ट्रंप प्रशासन से पाकिस्तान को मिलने वाली सैन्य सहायता बंद हो गई है। पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध भी वर्तमान में बहुत अच्छे नहीं हैं। ऐसे में पाकिस्तान रूस और चीन के साथ ही अपना भविष्य देख रहा है। KSG स्पेशल रिपोर्ट में अब बात एक स्पेशल स्टडी रिपोर्ट की। स्पेस में एक स्टडी हुई है 12 चूहों पर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में। इसमें एंटी एजिंग प्रोटीन का पता लगाया गया है। जो स्पेस ट्रेवलर्स हैं या जो बहुत ज़्यादा जो बुढ़ापे में सामने आने वाली बीमारियां हैं, उनमें इस एंटी एजिंग प्रोटीन से काफ़ी फायदा मिल सकता है। आइए देखते हैं KSG स्पेशल रिपोर्ट। अंतरिक्ष में चूहों पर हुए प्रयोग ने खोजा एंटी एजिंग में मददगार खास प्रोटीन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में 2 साल पहले भेजे गए चूहों पर किए गए प्रयोगों में वैज्ञानिकों ने एक प्रोटीन के एंटी एजिंग में मददगार होने की पुष्टि की है। इस प्रोटीन के बारे में कहा जा रहा है कि यह स्पेस ट्रैवलर्स के कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सुलझा सकती है और इसकी एजिंग यानी उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को काबू में करने की अहम भूमिका भी निभा सकती है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा और तोहोकू यूनिवर्सिटी के संयुक्त अध्ययन में चूहों के समूह को अंतरिक्ष में उनके शरीर पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। इस अध्ययन में उनका इरादा उन बदलावों पर निगरानी रखने और उन पर नियंत्रण रखने का उपाय खोजना था। अंतरिक्ष यात्रा में एंटी एजिंग की क्या अहमियत है, आइए देखते हैं। क्योजो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने सुझाया है कि न्यूक्लियर फैक्टर इरिथ्रॉइड 2 रिलेटेड फैक्टर या NRF2 नाम का प्रोटीन चूहों के बायोलॉजिकल बदलावों के हिस्सों को कम करता है जो उम्र बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिस्पांस के मास्टर रेगुलेटर के नाम से जाना वाला NRF2 तनाव सुरक्षा प्रक्रिया को शुरू और बंद करने का काम करता है। 12 चूहों पर हुआ था प्रयोग। इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने 12 चूहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में SpaceX के फॉल्कन रॉकेट के जरिए साल 2018 में भेजे थे। इनमें से आधे जेनेटिकली इंजीनियर्ड चूहों को NRF2 प्रोटीन नहीं दिया गया था। इस अध्ययन से पता चला कि चूहों के जिस समूह को NRF2 नहीं दिया गया है उनके खून में तेजी से बदलाव हुए जो एजिंग की वजह से होते हैं। वहीं जिन चूहों में प्रोटीन दिया गया था उनमें ऐसा बदलाव दिखाई ही नहीं दिया।
अंतरिक्ष यात्रा और एजिंग दोनों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। अंतरिक्ष में लंबा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को हानिकारक विकिरणों का सामना करने की संभावना होती है। इससे कैंसर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। एजिंग में भी अंततः मददगार साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह खोज अधिक उम्र संबंधी बहुत सारी बीमारियों के नए इलाज के रास्ते सुझा सकती है। इनमें अल्जाइमर और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी शामिल हैं। इससे अंतरिक्ष यात्रा संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान भी निकल सकता है। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में हम ना सिर्फ आपको खबरों से अपडेट करते हैं, देश और दुनिया के करंट अफेयर्स आपको बताते हैं, बल्कि हम आपको ये भी बताते हैं कि किस गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब रिलेटेड एग्जाम रिजल्ट या उसकी वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशंस निकली हैं। आज KSG जॉब नोटिस बोर्ड में देखिए UK SSC, PSU, SSC और UPSC मेंस के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट्स। यूपीएससी मेंस की बात करते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सेवा 2020 के लिए मेंस एग्जाम की तारीख जारी कर दी है। यूपीएससी सिविल सेवा मेंस परीक्षा 8, 9, 10, 16 और 17 जनवरी 2021 को होगा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.upsc.gov.in। UKSSSC ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट 2020 की बात। उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी के तहत कुल 854 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 नवंबर 2020 से शुरू हो रही है और 24 नवंबर 2020 तक चलेगी। वेबसाइट है sssc.uk.gov.in। रेलवे PSU रिक्रूटमेंट। भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन मिनी रत्न कंपनी राइट्स लिमिटेड में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में कुल 170 इंजीनियर पदों की वैकेंसी हैं। 5 नवंबर से 26 नवंबर 2020 शाम 5 बजे तक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट recruit.rites.com पर अप्लाई कर सकते हैं। SSC CHSL एग्जाम नोटिफिकेशन 2021। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जाम 2020 एंड 21 का नोटिफिकेशन जारी किया है। SSC CHSL एग्जाम 2020 के लिए 15 दिसंबर 2020 तक ssc.nic.in पर अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर मैं कहते सुनता था लोगों को कि टीवी और पेपर्स में से असली खबरें गायब हैं, TRP वाली खबरें हैं, सेंसेशनल चीज़ें ज़्यादा हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट जो हम स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहे हैं, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तो हम आपको काम की खबर, सीधा मुद्दे की बात, टू द पॉइंट, लेस इज मोर फॉर्मेट में आपको हम दे दें। उतना ही खबर की उतनी ही जानकारी जितनी आपको जानने की आवश्यकता है। आपके समय का सही सदुपयोग आप कर पाएं, आपका समय बचे और इस समय को आप इन्वेस्ट करिए ksgindia.com पर, जहां पर बहुत सारा काम का स्टडी मटेरियल भी बनाया जा रहा है। KSG इंडिया की और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे कोई भी मिस ना हो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। हमारी ये कोशिश, हमारा ये प्रयास जो कि हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं आपके लिए, आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बने रहें KSG इंडिया टीम के साथ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, UPSC सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आप KSG इंडिया के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के जरिए आराम से घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। KSG इंडिया के पावरफुल क्लासरूम कोर्सेज के लिए एनरोलमेंट भी शुरू हो गया है। ksgindia.com विजिट करें। बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम भी चल रहे हैं। खुद को रजिस्टर करें और हिस्सा बनें KSG इंडिया टॉपर्स टीम का।